दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। अभी जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूँ, बिल्कुल खटिया लगा के बैठ जाओ। खटिया, बेड, सोफ़ा, गद्दा, चटाई जो मिल जाए आपको सब लगा के बैठ जाओ। और क्योंकि चर्चा बिल्कुल इन डेप्थ होगी, बिल्कुल इन डेप्थ में लेकर चलूँगा आपको इस शेयर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको हर चीज़ के आपके अंदर डाउट और हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो खटिया, लोटा, बाल्टी जो कुछ हो, और सरगर्म हो तो पानी डाल लो, आइस क्यूब लेके बैठ जाओ, क्योंकि चर्चा यहाँ पर शुरू होने वाली है। चर्चा कहो, आज मैं बात करूँगा कथा की। कथा शुरू होने वाली है, तो कथा की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि देखिए, मार्केट कैप इस कंपनी का 1,04,806 करोड़ का मार्केट कैप है। दैट मीन्स कि एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 282 का चल रहा है। हाई कंपनी ने 341 का लगाया, लो कंपनी ने 206 का लगाया। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यार ये शेयर प्राइस 400 के ऊपर कब जाएगा, 400 के ऊपर कब जाएगा। तो आज इसी के सब्जेक्ट में कुछ बात करेंगे। स्टॉक की पीई की बात करेंगे, 9.82 का पीई चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 106 रुपये का है। दैट मीन्स कि इतनी बड़ी कंपनी का बुक वैल्यू 106 रुपये का है। दैट मीन्स कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी बहुत सही है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, 36% का डिविडेंड भाई साहब, 36% का डिविडेंड। इसी वजह से मैंने कहा था कि चर्चा नहीं कथा बोलूँगा मैं इसको। डिविडेंड यील्ड 36% का, यानी कि मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर आप तभी आने की चेष्टा करना जब आपको डिविडेंड इनकम खाने में मज़ा आता हो, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड देना बड़ा मज़ा आता है। और जो लोग वेट कर रहे हैं 400 रुपये का शेयर प्राइस, मेरे मित्रों, ये 400 रुपये का शेयर प्राइस तभी ऊपर जाएगा जब ये कंपनी को डिविडेंड यील्ड है, जब ये कंपनी डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास कर लेगी। क्योंकि जब तक ये अपना डिविडेंड यील्ड इतना हाई रखेंगे तब तक शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं साल में अगर 4 बार इस कंपनी से डिविडेंड आ गया तो जो भी शेयर प्राइस ऊपर गया, तो कंपनी ने 30-40 रुपये का डिविडेंड का अनाउंस कर दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर का जो प्राइस होता है ना, वो डिविडेंड अमाउंट से सेट ऑफ हो जाता है इसकी वजह से। हालांकि अगर 36% डिविडेंड की ही बात कर लोगे तो ऑलमोस्ट ये 400-450 रुपये के आसपास का ही शेयर प्राइस है। फिर भी चूँकि 282 रुपये इसका शेयर प्राइस अभी करंट में चल रहा है, तो डेफिनेटली अगर डिविडेंड फिर आ गया तो और नीचे गिर जाएगा, 240 के आसपास चला जाएगा। और नो डाउट कि हो सकता है ये अपना जो लो लगाया ना 206 का, हो सकता है वो 206 का लो लगा दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ 10-20% नीचे गिर गया तो ये वापस से शेयर 206 पर आ जाएगा। पर यकीन मानना मेरे दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी है, और जो इनका विज़न है, जो इनके कंपनी के मालिक साहब हैं, जो कंपनी का विज़न है, मिशन है, और कंपनी का जो कंट्री के प्रति गोल है, वो बिल्कुल साफ साफ झलकता है। तो इसकी वजह से कंपनी में कुछ खास बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आप ये मान के चलना कि कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगी, ठीक है। एक ज़माना था जब ये कंपनी डीलिस्ट होने की प्लानिंग कर रही थी। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे लगता भी नहीं कि इंडिया जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है तो डीलिस्ट होने की कोशिश भी करेंगे ये लोग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो दोनों ही इन्होंने 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर स्प्लिट की बात मैं नहीं करूँगा। वेदांता लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ही खतरनाक बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि वेदांता की कहीं ना कहीं होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी है, और ना केवल होल्डिंग है बल्कि काफ़ी एक मेजॉरिटी स्टेक हिंदुस्तान जिंक में ये ओन करके चलते हैं। अब चलिए इसकी बिजनेस की बात कर लें। वेदांता लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप engaged in exploring, extracting, processing mineral and oil and gas. The group engages in the exploration, production and sale of zinc. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा हिंदुस्तान जिंक पे इनका काफ़ी स्टेक है। लीड, सिल्वर, कॉपर, और हिंदुस्तान जिंक में ना सरकार का भी स्टेक है। अब ये कंपनी के मालिक ये चाहते हैं, ठीक, कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि जो सरकार के पास स्टेक है ना वो बेच दे वेदांता को। अब जबकि गवर्नमेंट का ये प्लान चल रहा है नहीं बेचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों नहीं बेच रही, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रही होगी, इस वजह से गवर्नमेंट नहीं बेचेगी। क्योंकि कंपनी, गवर्नमेंट को एक फ़ायदा कंपनी के डिविडेंड से भी हो रहा है, और कंपनी जो है वो डिविडेंड पेल के दे ही रही है। तो भाई इस तरीके से इसका शेयर प्राइस कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और फंसा भी होगा क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। ऑल इन ऑल की बात करें तो भाई इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही हो रहा है इस चीज़ से। क्यों? एक तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा हो रहा, तो डिविडेंड के बाद आपको जब मिल जाता है, उसमें जब प्राइस जब एडजस्ट हो जाता है, डिविडेंड का प्राइस जब एडजस्ट हो जाता है इसके एक्चुअल प्राइस से, तो उससे क्या होता है कि शेयर का प्राइस टूट के नीचे आ जाता है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो लोग एसआईपी पे बिलीव करते हैं वो लोग डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर देते होंगे इस स्टॉक के अंदर, ठीक। तो ये एक अच्छा अप-मूव माना जाता है और मानना भी चाहिए। चलिए अब कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब बात करेंगे कुछ सेम सेगमेंट में जो कंपनियां काम कर रही होंगी। जैसे कोल इंडिया देख लो, 5 का पी है, वेदांता 9 का पी है, एनएमडीसी 6 का पी है। एनएमडीसी भी अच्छी कंपनी है, पर वेदांता की बात ही अलग है, क्योंकि वेदांता का डिविडेंड यील्ड बहुत खतरनाक है भाई, 36% के आसपास का। एनएमडीसी 6% का, KIOCL 805 का है।
NMDC स्टील अभी यहाँ डेटा है नहीं, GMDC 5 का, सांदूर मैंगनीज 12.5 के आसपास का पी है। पर देखो वेदांता से रिलेटेड 36% का डिविडेंड रेट दे के आ चुके हैं। फिलहाल इनका करंट जो डेट इक्विटी रेशियो है वो धीरे धीरे ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आप डेफिनेटली मानना कि डिविडेंड रेट कंपनी का आने वाले समय में सेम मेंटेन नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो ये एक कंसर्न है कंपनी से रिलेटेड जो कि आपकी नज़र में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली डिविडेंड की वजह से इन्वेस्ट मत कर देना, और जो आपका इन्वेस्टेड है ऑलरेडी डिविडेंड मिल ही रहा है, प्राइस एडजस्ट होता है, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। ये उनके लिए बात है जो ऑलरेडी 260 267 के आसपास इस शेयर को लेके बैठे हुए हैं। और मेरा यही मानना है कि जो लोग इस शेयर के अंदर घुसना चाहते हैं डिविडेंड की वजह से, डेफिनेटली 282 के आसपास मत आओ, 267 260 67 के आसपास का वेट करो। जब उस प्राइस पे मिले तो आप खरीद लो, नहीं मिल रहा तो ऐसी तैसी कराए। ठीक है, और 267 के आसपास मिले तो भी आपको 2-4 लाख एक्स्ट्रा नहीं डाल देना है। जितना भी आपके पास कैपिटल हो उसका 50% ही डालना। जैसे जैसे नीचे जाते चले वैसे वैसे आप एक्यूमुलेट करते चलो, जब ऊपर आए एक्यूमुलेशन बंद करो, डिविडेंड मिलता रहे, उसको आप लाइफ टाइम मजे लेते रहना। ठीक है, एक अच्छे इन्वेस्टर की यही निशानी होती है। ठीक है, और चलिए मैं सेल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए सेल्स कंपनी का जो आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा इन्होंने डिक्लेयर करके दिया है। देखिए 36,654 करोड़ का सेल आया, फिर 34,102 करोड़ का सेल आया, उसके बाद 37,930 करोड़ का सेल कंपनी का आया, जो कि दिखाता है कि कंपनी के अंदर अभी भी दम है। वहीं कंपनी का खर्चे की बात करेंगे तो 28,955 करोड़ का सितंबर 2022 में था, दिसंबर 2022 में 27,035 करोड़ का, और मार्च 2023 में 28,471 करोड़ का इनका एक्सपेंस आया। वही खर्चे में अगर मैं इनके मटेरियल कॉस्ट की बात करूं तो इनका मटेरियल कॉस्ट कम होती हुई देखने को मिला। एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंपनी ने ध्यान दिया है और सेम मेंटेन करके रखा हुआ है। ये कंपनी ट्रस्ट बनाती है, और यही रीज़न है कि जो नेट प्रॉफिट आया इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो अच्छा देखने को मिला। 2,687 करोड़ का था लास्ट टू लास्ट क्वार्टर। उसके बाद लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे 3,091 करोड़ का था इनका नेट प्रॉफिट। उसके बाद 3,132 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में एक कंसर्न था इस कंपनी से रिलेटेड कि भाई क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएगा, रिजल्ट खराब आएगा। रिजल्ट खराब नहीं आए, लोगों की क्या ही बताएं, रिजल्ट खराब नहीं, रिजल्ट अच्छे आए थे। बस एक छोटी सी न्यूज़ फैल जाती है तो उस चीज़ का आजकल जानते हो यार सोशल मीडिया में कितनी तेज़ी से न्यूज़ वायरल होती है। तो किसी भी सोशल मीडिया की वजह से न्यूज़ में पैनिक मत हुआ करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो 2000 करेंसी के नोट का आया, डिमोनेटाइज हो गया, बंद हो गया, अभी आपको बहुत बहुत कुछ थंबनेल मिलेंगे, काला सच है ना, काला सच, बहुत सारे अतरंगी टाइप के होंगे ना। तो कृपया करके बिल्कुल शांति के दिमाग के साथ खेलो, स्टॉक मार्केट हो या चाहे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ आती हों, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है ना वो इन्वेस्टर हो या आम जनता हो उसके वेलफेयर के लिए ही आती है, और हमें स्वागत करना चाहिए उस चीज़ का। और फिलहाल हमारा फोकस यही होना चाहिए कि अपनी अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर फोकस होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा होता है, उसको चलाया जाता है और आप उसकी वजह से दिमाग खराब ना करें। कंपनी का ईपीएस यहाँ कम होते हुए देखने को मिला, जहाँ 6.5 के आसपास का ईपीएस था वहाँ 5 का ईपीएस रह गया, जो कि एक कंसर्न वाला सब्जेक्ट है, पर है नहीं ऐसा। क्योंकि अगर मैं लास्ट टू लास्ट क्वार्टर पे जाएं जहाँ 4 रुपये 86 पैसे के आसपास का ईपीएस था, अभी 5 रुपये 6 पैसे का ईपीएस है, तो डेफिनेटली एक क्वार्टर का और वेट करेंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ईपीएस 5 के ऊपर आता है। तो जी हाँ, अगर 5 के ऊपर ईपीएस आया तो अच्छी चीज़ है। अगर 5 के नीचे गिरा या 4 रुपये 86 पैसे के नीचे ईपीएस गिरा लास्ट क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आएंगे, तब आपको एक कॉशियस रहने की ज़रूरत आन पड़ेगी। ठीक है, तब आप गाना गा सकते हो, अब तो आन मिलो सजना। सेल्स की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं सेल्स की बात करूं, क्योंकि जो अभी मैंने ऊपर बात करके आ रहा हूं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था, अभी मैं बात करूंगा सेल्स की, तो 88,021 करोड़ का, 1,32,732 करोड़ का मार्च 2022 में। मार्च 2023 में देखो 1,47,308 करोड़ का सेल में बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिला। अगर वहीं खर्चे की बात करेंगे 60,703 करोड़ का, 87,908 करोड़ का, 1,12,886 करोड़ का। इस साल इनके खर्चे भी बेहतरीन है। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे तो 3% के आसपास इस साल मटेरियल कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिली। इसके साथ साथ 21% के आसपास इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। एम्प्लॉय कॉस्ट इसकी 2.10% इस साल, जो कि इन्होंने थोड़ी सी कम करी। कुछ अदर कॉस्ट लग जाती है, अदर कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा लग गई इस बार, 23.55%। ये अदर कॉस्ट में मेरे ख्याल से जो कंपनी के ऊपर कर्जा है ना वो पड़ा होगा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट गंदा तरीके से गिर गया। और गंदा तरीके से गिरा क्या, इन्होंने डेट्स के ड्यूज़ के कुछ पेमेंट किए थे, इसी की वजह से इनका नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। 23,710 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट, उसके बाद 14,503 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट गिरते हुए जो कि देखने को मिला, और यहाँ पर एक कंसर्न है। और इसके बाद जहाँ 50 का ईपीएस था वहीं 28 का ईपीएस आ गया। फिलहाल उस चीज़ से प्राइस एडजस्ट हो चुका है, तो डरने वाली बात कुछ रह नहीं जाती है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करूं तो 374 करोड़ और 372 करोड़ का 2 करोड़ से शेयर कैपिटल कम होते हुए देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व देखो 61,906 करोड़ का, 65,011 करोड़ का और 39,051 करोड़ का। रिजर्व्स का भी कंपनी का ऑलमोस्ट आधा हो गया, वो डिविडेंड की वजह से आधा हो गया इस साल।
ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड का जो पेमेंट होता है वो रिजर्व्स अवेलेबल फॉर जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है उसी से पेमेंट किया जाता है। अल्टीमेटली आप ऐसा समझो कि रिजर्व से ही डिविडेंड का पेमेंट होता है। जो रिजर्व सुपर अमाउंट मैंने दिखाई दी ना, इसी से डिविडेंड का पेमेंट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कंपनी के अंदर रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखो 37,000 करोड़ के आसपास, फिर 36,000 करोड़ के आसपास, और फिलहाल इनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक खराब चीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इतना बड़ा कंसर्न होता नहीं, क्योंकि इसका पेमेंट विद इन ईयर पेमेंट हो जाता है। कैश फ्लो में कंपनी की दिक्कत आई है मार्च 2023 में, 1,770 करोड़ का नेट कैश फ्लो निगेटिव हो गया, क्योंकि कंपनी डिविडेंड जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया है ना, इसीलिए मैंने ऊपर बताया कि कंपनी मेंटेन करके नहीं रख पाएगी डिविडेंड को, जितना बड़ा ये डिविडेंड दे रहे हैं। डेटर डेज की बात करेंगे तो कंपनी जोरम जोर लगी हुई है कि गुरु हम तो डिविडेंड देंगे, तुम लो या ना लो। क्यों? क्योंकि देखो 14 दिन से घटा के इन्होंने डेटर डेज केवल 10 दिन के कर दिए। कंपनी का ऐसा चला ना कि सॉलिड तरीके से, कि भाई कंपनी का बिजनेस सॉलिड चल रहा है, जिन्हें मानना है माने, जिन्हें नहीं मान रहा है वो अपने घर में बैठे पैसा निकाल के। ठीक, तो इस कंपनी का कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने डेटा डेज कम करते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि डेटा डेज कम करने का मतलब ये है कि कैश फ्लो पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगा। पर डेटा डेज होता क्या है, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उससे कैश कितने दिनों में रिसीव हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं वो कोई ना कोई कस्टमर्स रूठ जाता है कि गुरु पहले तो बोल रहे थे यार 30 दिन में पेमेंट ले लेना, आप कह रहे हो यार 5 ही दिन में पेमेंट दे देना। दिक्कत है कि नहीं भाई? है दिक्कत। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो 1% के आसपास प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स दिसंबर 2022 से लगा के मार्च 2023, मतलब मार्च 2023 के क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 1% के आसपास कम करी है, जो कि दिक्कत है। FIIs की बात करेंगे तो 7.90, 7.89। FIIs ने केवल 0.01% के आसपास का स्टेक कम किया है। DIIs की बात करेंगे तो 1% के आसपास DIIs ने खाली कर लिया है। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अपना स्टेक ऑन करके चली रही है, कोई दिक्कत है नहीं। पब्लिक की बात करेंगे तो 11% से 13% पब्लिक हो गई। तो डेफिनेटली जो ये पब्लिक 2% के आसपास कूदी है ना इस क्वार्टर में, वो केवल डिविडेंड की वजह से ही आई है। मेरे मित्रों, आप यकीन मानना मेरे दोस्तों कि अगर इसका रिस्क जो रिटर्न है, जो इसके रिजल्ट्स आए हुए हैं वो ख़राब तो नहीं है, पर एक मिक्स रिजल्ट्स हैं। नहीं मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, नहीं ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल ख़राब हो गए रिजल्ट। एक मिक्स रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। और जब भी कंपनी के अंदर मिक्स रिजल्ट आए तो आपको उस समय कुछ खरीदना नहीं चाहिए, सिंपली बैठ के देखना चाहिए। तो ये क्वार्टर जो 30 जून तक का समय है, अब मेरे ख्याल से आपको चुपचाप बैठ के देखना चाहिए कि होने क्या वाला है, कि बसंती नाचेगी कि नहीं नाचेगी। तो आपको केवल देखना चाहिए 30 जून तक बैठ के। उसके बाद जब 30 जून के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अगर देखिए जो ये रिजल्ट आए ना मार्च 2023 के, अगर इसको बीट करते हुए देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। और अगर उसको बीट ना कर पाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए। यकीन मानना मेरे दोस्तों, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में चलता है। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में करो जाके, ना कि डायरेक्ट स्टॉक में। फिर भी मेरे मित्रों, अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। कुछ नया अतरंगी से स्टॉक की चर्चा करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट एक नए शेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी जर्नी इन इन्वेस्टिंग।